सर मैं कमी। आइए। नमस्ते मैम। नमस्ते नमस्ते, बैठिए। जी धन्यवाद सर। आप समीम भीलवाड़ा से हैं? जी सर। भीलवाड़ा के बारे में उद्योग में कहा जाता है कि बहुत प्रसिद्ध है। जी सर। भीलवाड़ा को राजस्थान का मैनचेस्टर कहते हैं, जी क्यों? क्योंकि सर भीलवाड़ा टेक्सटाइल सिटी के लिए विख्यात है। यहाँ पर जो सूती वस्त्र उद्योग है उसकी फैक्ट्रियाँ अधिक मात्रा में स्थापित है सर, इसीलिए। अच्छा अच्छा। भीलवाड़ा धार्मिक दृष्टि से भी प्रसिद्ध है क्या? जी सर। जैसे जैसे सर यहाँ पर सवाई भोज का मंदिर है और देव नारायण जी का मंदिर आसीन डूंगरी में। इसके अलावा सर शाहपुरा में राम स्नेही संप्रदाय का प्रमुख राम द्वारा है सर, जो कि रामचरण जी ने इसकी स्थापना की थी सर। राजस्थान में राम स्नेही संप्रदाय के कितने तीर्थ स्थान हैं? जी सर, राजस्थान में इसकी 3 शाखाएं और है सर, रेण नागौर में। अच्छा। और सिंहतल बीकानेर और खेड़ापा जोधपुर में भी सर इसकी इनमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो मठ है वो कौन सा है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सर इसमें ये शाहपुरा ही है सर। तो ये शाहपुरा क्यों कहलाता है अंतर्राष्ट्रीय मठ? जी सर, इसके जो रामचरण जी है, राम स्नेही संप्रदाय की स्थापना इन्होंने ही की थी। अच्छा। और इसका जो स्थापना संस्थापक है सर रामचरण जी ने, जो प्रमुख रूप से इसका जो तीर्थ स्थल बनाया है वो राम शाहपुरा में इसकी निर्माण किया है सर, इसीलिए। और ये जो सवाई भोज है, जी सर, ये क्या है? जी सर, सवाई भोज एक गुर्जर जाति में इसकी आराधना अधिक है सर। और आसीन डूंगरी में इसका मंदिर है। और जी सर, मुझे अभी इतना ही याद है इनके बारे में सर। क्या इस तीर्थ स्थान पर केवल गुर्जर जाति के लोग ही जाते हैं या अन्य जाति के लोग भी जाते हैं? अन्य जाति के लोग भी जाते हैं। अन्य जाति के लोग जाते हैं। आपने बिजोलिया के बारे में पढ़ा है कुछ? जी सर। खास बात क्या है बिजोलिया की? जी सर, बिजोलिया भारत का सबसे सुगठित और सबसे लंबे समय तक चलने वाला किसान आंदोलन रहा है। 1897 से लेकर के 1941 तक ये चला है। और इसका जो नेतृत्व किया है वो माणिक्यलाल वर्मा जी ने किया है सर। अच्छा। बिजोलिया किसान आंदोलन सफल रहा या विफल रहा था? जी सर, ये सफल रहा था। इसमें करीब जितनी भी लाख बाग वहाँ के जो जागीरदार ने लगाई थी, वो वहाँ के जो राजस्व मंत्री थे उनके द्वारा उन्हें समाप्त किया गया था सर। यहाँ इतिहास की दृष्टि से भी बिजोलिया में कोई जानकारी, स्थान, उल्लेख, शिलालेख, अभिलेख? जी सर, प्राचीन काल में बिजोलिया को विजयवली नाम से जाना जाता था। अच्छा। और इसमें सर मुझे तो स्पष्ट जानकारी नहीं, लेकिन सर मैंने पढ़ा है कि यहाँ बिजोलिया में सर चौहानों का शिलालेख यहाँ से प्राप्त हुआ है सर। ओके ओके। हम जब एजुकेशन की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि हर स्तर पे उम्र के एक स्तर के बाद एक अलग चीज़ की ज़रूरत होती है खुद की पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए। जी मैम। तो ऐसे किस उम्र तक किस चीज़ की शिक्षा दी जाए कि एक अच्छे मानव का निर्माण किया जा सके विद्या के द्वारा, एजुकेशन के द्वारा? जी मैम, जो इसके आपने जो क्वेश्चन पूछा है, जो इसकी आयु है वो मुझे लगता है सर 21 से या 22 वर्ष तक जो एक व्यक्ति की आयु, इस आयु में एक व्यक्ति प्रमुख रूप से सुगठित भी हो सकता है और अपनी पर्सनालिटी को डेवलप भी कर सकता है। नहीं, हम स्तर में बांटते हैं आयु को कि हमें 10 साल या 12 साल तक के बच्चे को इस चीज़ की एजुकेशन देनी चाहिए। 12 के बाद इतनी उम्र तक इस चीज़ की एजुकेशन के बारे में ज्ञान देना चाहिए। और उसके बाद इस तरह की, जिससे जब वो 25 या 26 का होकर निकलेगा तो उसमें सारे वो गुण होंगे जो एक समाज को एक अच्छे मानव में चाहिए। ऐसा क्या देना चाहिए हमें? जी मैम, अभी जो नई शिक्षा नीति आई है उसमें भी इसके ऊपर चर्चा की गई है। जैसे कि बालों को 6 से 14 वर्ष के पश्चात बालों को व्यावसायिक शिक्षा का प्रशिक्षण भी दिया जाना चाहिए। इसके अलावा जो खेल और वोकेशनल जो स्टडी होती है जिससे उसके व्यक्तित्व का निर्माण 12 तक किस किस का देना चाहिए? 12 वर्ष तक के बच्चे को जो प्राइमरी एजुकेशन हम मानते हैं उसमें हमें किस चीज़ का शिक्षण देना चाहिए बच्चे को? बालक को जो कि उसकी पारिवारिक या फिर जो भी परंपराएं संस्कृति है उसकी शिक्षा दी जानी चाहिए।
धर्म की शिक्षा जी को आप कितना सही मानती हैं? जी मैं मुझे लगता है कि ओनली धार्मिक शिक्षा से व्यक्ति का विकास नहीं हो सकता है, उसके साथ साथ उसको जो एजुकेशन होती है वो सर्वांगीण विकास के लिए बहुत ज़रूरी होती है। धर्म क्या है आपके अकॉर्डिंग? धर्म में एक व्यक्ति का विशेष जिसमें उसकी आस्था होती है, हर व्यक्ति का अपना एक व्यक्तिगत धर्म होता है जिससे वो अपनी स्वतंत्रता के अनुसार उसका अंतःकरण करता है। आपको क्या लगता है किस उम्र में हम एक स्टूडेंट को या एक बालक को नैतिक मूल्य जी की शिक्षा दें? जी जो कि बालक की प्राथमिक अवस्था कही जाती है, उससे परिवार, विद्यालय, इन सब से जो नैतिक मूल्यों का विकास होता है उसकी प्राथमिक शिक्षा के दौरान ही होता है। मैं आप एक माँ हैं, जी आपको क्या लगता है माँ का सबसे इम्पोर्टेंट कर्तव्य क्या होता है? उसका प्रमुख कर्तव्य ये होता है कि वो अपने बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास करे, किस तरह कर सकते हैं? उसे अपनी संस्कृति के अकॉर्डिंग अच्छे कार्य सिखाना, बड़ों का रिस्पेक्ट करना, ये सभी बातें हम उसे सिखा सकते हैं। आप मान लीजिए आप एसडीएम बनती हैं, जी आपकी कहीं पोस्टिंग होती है जी और वहाँ हायर एजुकेशन में ड्रॉप आउट गर्ल्स की संख्या बहुत ज़्यादा है, जी क्या वर्क करेंगे उसके लिए? उसके लिए मैम जो भी सरकार ने योजनाएं भी चला रखी है जैसे कि मीना मंच, गार्गी मंच, इसके माध्यम से हम अवेयरनेस फैला सकते हैं लोगों में एजुकेशन के लिए। इसके अलावा सर मैम अध्यापिका मंच भी गवर्नमेंट में स्थापित कर रखे हैं जिसके माध्यम से हम बालिकाओं को एक ऐसा मित्रवत वातावरण उपलब्ध करवाते हैं जिससे कि वो एजुकेशन के लिए प्रोत्साहित हो। और इसके अलावा मैम हम ज़्यादा से ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा के लिए अवेयरनेस फैला सकते हैं। हम अभी ये देखते हैं कि कई बार आजकल क्योंकि सोशल मीडिया बहुत एक्टिव है तो बहुत सारे वीडियोस आते हैं जी मैम। गांव की जो टीचर्स हैं या अदर गवर्नमेंट स्कूल्स की टीचर्स जो पढ़ा रही हैं लेकिन वो गलत पढ़ा रही हैं, जी मैम। ऐसे काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स सामने आते हैं। हम उन चीज़ों पे फोकस क्यों नहीं कर रहे हैं? सरकार उन चीज़ों पे फोकस क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि अगर बच्चे को शिक्षा सही नहीं मिलेगी तो समाज का विकास नहीं होगा। तो उसके लिए आप कोई नवाचार करना चाहेंगी? उसके लिए मैम मेरा यही सुझाव रहेगा कि जो भी शिक्षक या प्रशिक्षक लगाए जाए उन्हें कुशल प्रशिक्षण दिया जाए, उनमें वो दक्षता, वो कौशल विकसित किया जाए जिससे कि एक बालक का सर्वांगीण विकास वो कर सके। थैंक यू। आपने उर्दू साहित्य से एमए किया हुआ है। जी सर। उर्दू भाषा के बारे में ये बात कही जाती है, उसकी मिठास, उसके अपनत्व को देखते हुए कि अगर किसी को अपशब्द आपको कहना है, ठीक है, तो उर्दू भाषा में दीजिए। इसका क्या मतलब होता है? ये है कि सर इसके जो शब्द होते हैं वो किसी के हर एक शब्द में इसकी मिठास होती है सर, इसीलिए। जैसे कि बात की शुरुआत होती है जनाब करके, है ना? जी कहने का तात्पर्य ये है कि इतनी मीठी लैंग्वेज होने के बाद भी जी सर। उसके बाद ये आम जनमानस की भाषा नहीं बन पा रही है। क्या रीजन है इसके पीछे? जी सर, इसका प्रमुख रीजन एक तो यही है कि इसके बोलने वालों की जनसंख्या कम है और सेकंड ये है कि इसका जो कठिनाई का स्तर है वो भी अधिक है, इसीलिए। ये कठिनाई का स्तर इसका कॉम्प्लिकेटेड ज़्यादा है। एक चीज़ आपने देखा कि जैसे उर्दू को माना जाता है कि जब मोहम्मद बिन कासिम का 7वीं शताब्दी में आक्रमण हुआ तो ये बेसिकली इस प्रकार के आक्रमण जो हुए उनके आसपास जो शिविर होते थे वहाँ से इसका विकास हुआ, ठीक है। जी सर। उसके बाद काफ़ी बाद अंग्रेज आए यहाँ पे, लेकिन अंग्रेजी जो है यहाँ के आम भारत की जनभाषा बन चुकी है लगभग, ठीक है, लेकिन उर्दू इस प्रकार की जनभाषा नहीं बन पा रही है। क्या अंतर देखती हैं दोनों में? क्योंकि सर अंग्रेजी इंटरनेशनल लेवल पर इसकी पहचान है, ये हर देश में इसका इंग्लिश की पहचान है, लेकिन जो उर्दू है वो पर्सनल किसी एक देश में ही ये भाषा चलती है, इसके जो जनसंख्या है वो लिमिटेड है सर, इसीलिए। अच्छा, मान लीजिए आने वाली आपकी जो जनरेशन है, आप उसको प्राथमिक शिक्षा, जैसे बात चल रही है कि उसको उनके अपनी मदर लैंग्वेज में दिया जाए, तो आप अंग्रेजी में देना पसंद करेंगी या उसको उर्दू में देना पसंद करेंगी? जी सर, जो मदर लैंग्वेज है वो उर्दू है तो मैं उसे उर्दू में ही देना पसंद करूँगी। उर्दू में देना पसंद करेंगी, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी जैसे उर्दू का जो विकास हुआ, तो उर्दू का जो साहित्यिक विकास हुआ और उर्दू का जो आम जनमानस में जो बोली जाती है उसके विकास में किस प्रकार का अंतर देखती हैं? क्या उर्दू साहित्य का उतना विकास नहीं हो पाया जितना इंग्लिश लिटरेचर का या हिंदी भाषा का हुआ या संस्कृत भाषा का? जी सर, इसकी ग्रामर काफ़ी टफ है, इसीलिए सर इसका विकास इतना नहीं हो पाया है।
अमीर खुसरो की कोई 2 बुक बताइए कि जिसकी रचना उन्होंने की हो और उससे उर्दू भाषा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो। मदरसा का क्या तात्पर्य होता है? जी सर, मदरसा एक ऐसी संस्था है जहाँ पर बालक को धार्मिक शिक्षा दी जाती है, धार्मिक शिक्षा दी धर्म जाती से है। संबंधित शिक्षा वहाँ दी जाती है। वर्तमान समय में मदरसों को जो मेन स्ट्रीम का एजुकेशन है उससे जोड़ने की बात चल रही है, तो मेन स्ट्रीम की एजुकेशन और जो इस प्रकार की धार्मिक शिक्षा है उसमें किस प्रकार का अंतर देखती हैं आप? मुझे लगता है कि सर जो धार्मिक शिक्षा होती है एक व्यक्ति को सीमित बनाकर रखती है, और जो मेन एजुकेशन होती है जिससे बालक का सर्वांगीण विकास होता है, जो उसके व्यक्तित्व के लिए जरूरी है। व्यक्तित्व के लिए जरूरी है। कहने का मतलब ये है कि आज के व्यावसायिक युग में जिस एजुकेशन की डिमांड है वो एजुकेशन आज की धार्मिक शिक्षाएं पूरा नहीं करती। उर्दू भाषा सबसे ज़्यादा देखी जाती है कि विकास होता है मोहम्मद शाह के समय में होता है, लेकिन फिर उसके बाद इस पर एक ब्रेक लग जाता है। वर्तमान समय में कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी बताइए जिनका उर्दू भाषा के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। जी सर, एक तो फोर्ट विलियम कॉलेज जो उस टाइम पर रहा था, एंड सेकंड सर मोमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी। अच्छा, जी सर, 2 ही नाम मुझे याद है सर। हैदराबाद का उस्मानिया विश्वविद्यालय का नाम आपने सुना है? जी सर, सुना है, लेकिन मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है इस बारे में। अच्छा, उसके बारे में ज़्यादा जानकारी आपको नहीं। वर्तमान समय में भारत में 2 गद्य लेखक, उर्दू प्रोज के लेखक, समझ रही हैं आप मेरी बात? जी। हाँ, कुछ बता सकती हैं 2 नाम आप ऐसे? जी सर, इनमें प्रमुख है डिप्टी नजीर अहमद हाँ। और मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली। मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली की कोई रचना बता सकती हैं आप? जी सर, इन्होंने एक मुकदमा शेर व शायरी के नाम से इन्होंने एक नज़्म लिखी थी, सॉरी सर, पद्य भाग लिखा था, जो कि काफ़ी प्रसिद्ध हुआ। इसमें इन्होंने सर जो गज़ल और नज़्म या फिर जो भी नस्र है उसके जो रिवायती अंदाज है उसके खिलाफ सर इन्होंने लिखा कि इन सब रिवायती अंदाज को चेंज करके जो भी सियासी और समाजी हालात अभी चल रहे थे उस टाइम पर, उनको इसमें पेश किया है सर, मुकदमा शेर व शायरी में। उर्दू भाषा का एक बोली से, ये बोली के रूप में शुरुआत हुई और उसके बाद ये भाषा बनी। उर्दू जो बोली से भाषा के रूप में जो परिवर्तित हुई, तो ये भाषा के रूप में प्रतिष्ठापित किस शताब्दी में हुई भारत में? जी सॉरी सर, कोई मुझे बात नहीं। जानकारी कोई बात नहीं, ठीक है। समीम, जी सर। आपने शिया और सुन्नी नाम सुने, जी सर। क्या है ये दोनों? जी सर, मुझे सुन्नी के बारे में पता है, लेकिन सिया के बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है। सुन्नी वो होते हैं जो हमारे नबी है रसूल उनको मानने वाले होते हैं। जो सिया होते हैं वो रसूल या नबी या किसी भी पैगंबर को नहीं मानते हैं सर। अच्छा अच्छा। दरगाह और मस्जिद जी। दोनों में क्या अंतर है? जी सर, मस्जिद वो होती है जहाँ नमाज अदा की जाती है, और दरगाह वो स्थान होता है जहाँ पर किसी भी पैगंबर, पीर या मुर्शिद की मज़ार होती है, वहाँ पर उनकी आराधना प्रार्थना करते हैं सर। वहाँ नमाज नहीं होती दरगाह में? नो सर। अच्छा अच्छा। मुस्लिम, प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका और आपके बहुत ही आदर्श शासकों के नाम बताओ। जी सर, मुस्लिम शासिका में सर मैंने रजिया सुल्ताना का नाम सुना है। इसके अलावा सर अकबर एंड शाहजहां खान और जहांगीर सर, ये तीनों नाम मुझे गजल, कव्वाली और नम्ज, क्या है ये तीनों? जी सर, गज़ल इसे उर्दू शायरी की आबरू कहा जाता है। इसकी जो प्रमुख विशेषता है ये है कि इसका हर एक बंद एक इकाई का होता है। एंड सेकंड जो सर नज्म होती है, इसमें पूरा मजमून एक ही होता है, सभी शेर का शुरू से लेके आखिर तक इसमें तसलसल और रबत होती है, शुरू से लेके आखिर तक एक ही मजमून होता है। और जो सर कव्वाली होती है इसे सर संगीत के माध्यम से, और इसमें व्यक्तियों की संख्या भी अधिक होती है गाने वालों की कव्वाली में। भारत में आज दोनों का प्रचलन है। जी सर। कव्वाली विशेषकर कब गाई जाती है? जो भी आयोजन होते हैं या मुस्लिम आयोजन या
ऐसे कोई भी प्रोग्राम होते हैं तभी कव्वाली चलिए गाई एक जाती है। लास्ट सवाल बताएंगे आप। शेर और शायरी, जी सर। इन दोनों में खास एक अंतर बताइए। जी सर, शेर सर जिसके दो मिश्र होते हैं, एक बंद को शेर कहा जाता है और शायरी जिसमें शेर की संख्या अधिक होती है उसे शायरी कहा जाता है। ओके, थैंक यू वेरी मच।